नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और मीन लग्न श्लोक संख्या 7 और 8 पुनः दोहराएंगे। आप लोग सोचते होंगे एक ही बात बार बार क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपको लाभ मिलेगा, कि भावार्थ रत्नाकर के सभी चैप्टर को प्रारंभ से अंत तक वीडियो को सुने, बहुत लाभ मिलेगा। यदि फल कथन में मास्टर होना चाहते हैं तो ये जो प्लेलिस्ट में आपको मिलता है ना, ये आपके लिए सबसे हितकारी होगा। तो दो दो श्लोक की व्याख्या करते हैं। आप समझते हैं कि छोटा छोटा पाठ होता है, सुनते रहिए। मीन तू जायमानस्य चंद्र सौम्य कुजा यदि। अब मीन लग्न में ही चंद्रमा और कुज की बात हो रही है, लेकिन कहाँ हो रही है वो समझना है। अब चंद्रमा तो आप जानते हैं, और बुध को सौम्य ही कहा जाता है। हम हमेशा आप लोगों को बताते रहते हैं कि बुध सूर्य के साथ है तो सबके पत्रिका में बुधादित्य योग बनता है। किसी ने ये कहा कि सूर्य बुध के साथ ही रहता है, लगभग 70-80% पत्रिकाओं में तो बुधादित्य योग बन ही जाता है। तो किसके योग को अच्छा और किसी के योग को खराब। तो बुध के साथ सूर्य है ये जरूरत नहीं है समझना। कहते हैं कि बुध शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ अशुभ है, लेकिन बुध जो है वो शुभ है। उसको शुभ के साथ अशुभ और अशुभ, शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ अशुभ कह देने के कारण सौम्य का अर्थ ही बुध हो गया है संस्कृत में, ये समझना है। अब कहता है मीन तू जायमानस्य चंद्र सौम्य कुजा यदि। अब कहाँ के विषय में कहता है? मकरस्था यदि भवन, यदि ये जहाँ मकर राशि में हो वहाँ यदि चंद्रमा और मंगल हो, ये कहा जा रहा है। तो कहता है धन वाहन योगदाह चंद्र सौम्य कुजा। सौम्य का मतलब बुध भी हो, यहाँ क्षमा चाहेंगे आपसे। धन वाहन योगदा। तो धन कौन दे रहा है? मंगल। कहाँ बैठा है? एकादश में। वाहन कौन दे रहा है? बुध। कहाँ बैठा है? एकादश में। और ये दोनों गति से प्राप्त कौन करवाता है? चंद्रमा। कहाँ बैठा है? एकादश में। कहाँ का स्वामित्व रखता है? पंचम का। तो कितना अच्छा है ना, पंचमेश के साथ सुखेश धनेश और स्थिति कहाँ? एकादश में। इससे अच्छा समझने का क्या जरूरत है। अब क्या क्या पढ़ने लगते हैं। चंद्रमा बुध के साथ है, ये बुध इसको अपना परम शत्रु मानता है। बुध मंगल के साथ है, अकारक हो जाता है मंगल के लग्नों में बुध। वर्णन नहीं है, कैसे कैसे व्याख्याओं को समझने लगते हैं। अब यहाँ बुध केंद्र के ही स्वामी है, और ये स्थान जो है ना, ये वृद्धि करने वाला स्थान है। जो ग्रह जाएगा और जिस ग्रह का स्वामित्व तो लेकर के जाएगा, दोनों की वृद्धि होगी। तो इसलिए वाहन भी अधिक होंगे और धन भी अधिक होगा। तो ये बहुत सरलता से समझ गए होंगे कि मकर राशि में अब जरूरत नहीं कहने की कि यहाँ उच्च का हो गया इसीलिए। ठीक है, उच्च का तो हुआ, लेकिन प्लेसमेंट कितना अच्छा था। उच्च होने मात्र से काम नहीं चलता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि विषय को समझिए, उच्च नीच में मत पड़िए। इस हिस्से में जब कभी भी मंगल रहेगा, उसका षड्बल में खूंटा ऊपर रहेगा, आप देखिएगा। अच्छा है, संयोग अच्छा है कि यहाँ मकर राशि में स्थित है और वो वृद्धि का स्थान है। तो वृद्धि स्थान होने के कारण ऐसा कहा गया है। कई जगह पे ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन वो वृद्धि स्थान में चतुर्थेश और धनेश यदि वृद्धि स्थान में हो तो धन वाहन का बड़ा अच्छा योग कहा गया है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। अब कहते हैं मीन जातस्य लग्नस्थो शनि चंद्रो। लग्न में कौन कौन होना चाहिए? शनि और चंद्रमा।
च लाभगः कुज, लाभ स्थान में कौन होना चाहिए? मंगल। षष्ठे कवि शुक्रदाये, छठे स्थान में कौन हो? शुक्र। भाग्यम उदीरितम, कहता है कि अब ये शुक्र की दशा में भाग्य का उदय होगा। हो गया ना कठिन? काल पुरुष के हिसाब से ये यहां नीच का है, छठे स्थान में शुक्र है, और हमने पहले भी कहा था एक जगह वो 8वें स्थान में था, तो हमने कहा ये आइसोलेट हो गया, तो यहाँ भी ये आइसोलेट है। और यहाँ क्या है कि ये विपरीत राजयोग भी बना रहा है। तो आप कहेंगे कि पहला श्लोक जो पढ़ाए थे द्वादश में क्यों कहा कि अच्छा नहीं होगा? तो यहाँ अब छठे स्थान में और द्वादश स्थान में फर्क है। त्रिषड आय और त्रिक 6, 8, 12 ये कॉमन स्थान है, लेकिन हम लोग 8, 12 को अलग से पढ़ते हैं। छठे में जाने के बाद शुभ ग्रहों की हानि जरूर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि ये 8वें का और तीसरे का स्वामी है, तो तीसरे का होने के कारण ये अशुभ नाथ है और तात्कालिक इस पत्रिका के लिए बहुत शुभ ग्रह नहीं है, इसीलिए ये छठे स्थान में भी है। तो इसकी दशा में भाग्योदय प्रारंभ हो जाएगा। अब भाग्योदय क्यों प्रारंभ हो जाएगा? शुक्र फल करेगा किसका? सिंह राशि में बैठा तो छठे का फल करेगा, तो कुछ तो इसके स्वामी का भी प्रभाव आएगा ना, क्योंकि इस स्थान का फल किसको करना था? सूर्य को करना था। सूर्य इस लग्न के लिए कौन है? मित्र है, दोनों एक दूसरे को मित्र मानते हैं। तो कई तरीके से आपको अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद शुक्र की दशा समाप्त हो जाएगी तो किसकी दशा मिलेगी? सूर्य की। सूर्य की दशा समाप्त हो जाएगी, किसकी दशा मिलेगी? चंद्रमा की। चंद्रमा की दशा समाप्त हो जाएगी, किसकी दशा मिलेगी? मंगल की। अब सूर्य कौन? षष्ठेश माना, लेकिन इसके मित्र। अच्छा, चंद्रमा कौन? पंचमेश। मंगल कौन? धनेश और भाग्येश। तो आप समझ गए ना कि क्यों शुक्र की दशाओं में भाग्योदय हो जाएगा, और ये लगातार दशाएं जो उसके बाद आएंगे उसमें आपको अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे, यदि ये तीनों ग्रह केंद्र त्रिकोण और लाभ स्थान में स्थित हो। तो हमको सिर्फ ये नहीं विचार करके चलना कि ये इस भाव में चला गया तो हानि, ये इस भाव में चला गया तो लाभ, उच्च नीच मित्र शत्रु ये सबका विचार बाद में करना है। पहले भाव का विचार कर लेना है कि वो किस भाव में है। अगर यही अष्टमेश होकर के ये धन भाव में बैठता तो ये 8वें का स्वामी होने के कारण इसकी हानि कर देता, लेकिन यही अष्टमेश होकर के छठे में बैठा तो ये यहाँ राजयोग बना लिया, क्योंकि इसने अन्य किसी अच्छे स्थानों को डिस्टर्ब नहीं किया। तो इस तरह से विषयों को समझना है। छोटा छोटा पाठ होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आनंद भी मिलता होगा, और इसी तरह से अपना विश्वास यदि बनाए रखते हैं तो हम अपने सामर्थ्य के अनुकूल आप लोगों को लाभ पहुंचाते रहेंगे। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।